एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. इस पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लोगों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों देखने को मिलता है। और हम लोगों को कभी कभी आश्चर्य भी हुआ होगा और खुद से क्वेश्चन भी पूछे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसका आंसर है कि एक ऐसा छोटा से छोटा कोशिका होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सब सेल्स के बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल and are called unicellular organisms, while others like us composed of many cells and are called multicellular organisms. कुछ सेल्स सिंगल सेल्स के बने होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल्स से बने हुए होते हैं, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि कुछ सेल्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मतलब एक एक सेल्स उससे नहीं बने हुए होते हैं, उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस बीइंग, जो अदर एनिमल्स हैं वो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के कैटेगरी में आते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के कैटेगरी में अमीबा आते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट इज़ अ सेल। मतलब सेल क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों को यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। The unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स किसको कहेंगे कि मान लो कि सिर्फ एक सेल का है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अपना सारा जो फंक्शन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है, अगर वो सब नहीं कर पाता है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो काम करने में सक्षम होते हैं। पहला कि वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको ग्रुप में नहीं रहना है, उनको मल्टीसेलुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो सारे इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर इसमें से एक भी काम अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहा हो, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहा हो, मतलब कि वो लिविंग नहीं है। हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। इसलिए हम लोग सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और उन्होंने एक डेड सेल को देखा था जो कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। मतलब कि जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek टाइम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। और मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल की डिस्कवरी की थे और यहाँ पे एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the life। अब आखिर ये जो न्यूक्लियस, लाइफ सेल, डेड सेल, इन सब की खोज हो रही थी वो कैसे हो रही थी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सेल।
ये हम लोगों को नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रही। तो ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई थी उसके बाद से ये सब डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल थ्योरी। जैसा कि जानते हैं कि कोई भी चीज़ इन्वेंशन होता है तो उस पर थ्योरी तो साइंटिस्ट देते ही हैं। तो यहाँ पर भी सेल थ्योरी साइंटिस्ट ने दी। तो स्टार्ट करते हैं। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants. 1838 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम मैथिस स्क्लेडिन था। वो एक जर्मन बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट जो कि स्टडी ऑफ प्लांट जो करते हैं उनको हम लोग बोटनिस्ट कहते हैं, जो कि प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे पढ़ाई की, उनको ऑब्जर्व किया, अपने आसपास के पेड़ पौधों, अलग अलग किंगडम, अलग अलग फाइलम के प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये पाया और उन पे स्टडी की अलग अलग काइंड्स के, और उनके टिश्यूज पे उन्होंने स्टडीज की। एट अबाउट सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे, उस लगभग उसी समय थियोडर थियोडर स्वान 1839, a German zoologist, at studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. जो थियोडर स्वान थे 1839 में, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उनके बारे में स्टडीज़ की और ये बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप, एक थिन आउटर लेयर होता है जिनको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे बुक में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कर करके आप जर्मन जूलॉजिस्ट कर लीजिएगा। ये कुछ एनसीईआरटीज में पहले रॉन्ग थी, न्यू एनसीईआरटी में इसको सही कर दिया गया, तो आप इसको सही कर लेंगे। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. उन्होंने ये भी अपना कंक्लूजन दिया कि अपने प्लांट के आधार पे कि जो सेल वॉल होती है वो एक यूनिक कैरेक्टर होती है प्लांट में। और ये तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होता है बट एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, स्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. तो इस आधार पे स्वान ने ये प्रपोज किया, ये हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक अपना थ्योरी दे देना बिना सच को जाने में, बस रीज़न के आधार पे जब हम बिना सच को जाने हुए एक थ्योरी दे देते हैं तो उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो स्वान ने ये हाइपोथेसिस दिया, एक थ्योरी दिया कि जो बॉडीज होती है एनिमल्स और प्लांट्स की, वो सेल से बने हुए होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, ये कौन बताया? तो ये स्वान ने बताया। ये सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होती है, ये स्क्लेरिन ने बताया। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक थिन आउटर लेयर होती है, ये स्वान ने बताया। ये नोट कर लीजिएगा। स्क्लेरिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। और इन दोनों ने, स्क्लेरिन और स्वान ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी बनाया। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। हाउ मतलब इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि हाँ, इस चीज़ में एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि आखिर जो नए सेल्स हैं वो आते कहाँ से हैं। रुडोल्फ विर्को 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, that is ominous cellula is cellula.
तो रुडोल्फ विर्कोव 1855 में आते हैं और ये पहली बार एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होने पर न्यू सेल्स बनते हैं, जिसको हम लोग ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला बोलते हैं. He modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory a final shape. तो उन्होंने उनके हाइपोथेसिस मतलब वो जो सिर्फ एक रीज़न के आधार पे बिना सच को जाने हुए अपनी बातों को बोल रहे थे, उन्होंने उसको एक शेप दिया. उन्होंने उस सच को बताया कि हाँ आखिर ऐसा क्यों होता है. तो उन्होंने उनके थ्योरी को एक फाइनल स्टेप दे दिया. जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि पूरी तरह से तो हो जाती है, बस उसमें थोड़ी सी जो त्रुटि रहती है, गलतियाँ रहती है, उनको सही करने की ज़रूरत रहती है. तो रुडोल्फ विर्को ने वही काम किया. तो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज मतलब आज हम लोग सेल थ्योरी को कैसे देखते हैं. तो आज हम लोग सेल थ्योरी को देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं. और दूसरी बात कौन सी है, तो ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सारे सेल्स पुराने सेल से मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं, बनते हैं. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा. अब आते हैं हम अ, दूसरे टॉपिक पे जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ सेल. You have earlier observed cells in an opinion peel and or human cheek cells under the microscopes. Let us recollect their structure. यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप लोगों ने कभी न कभी माइक्रोस्कोप के अंदर ओनियन पील मतलब जो प्याज की छिलके होती है ना उनको, या फिर ह्यूमन चीक मतलब हमारी जो अंदर की जहाँ पे हम लोगों की दांतें रहती हैं वहाँ अंदर वाली मसूड़े की तरफ की जो मांस रहती है उनको आप लोगों ने कभी न कभी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा. लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर. आइए आज उसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. ओनियन सेल जो होती है वो एक तरह की प्लांट सेल होती है, इसलिए इसकी एक आउटर बाउंड्री होती है और जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. जो ह्यूमन चीक होती है उनके पास भी एक डेलिमाइटिंग मतलब एक फिक्स आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हाँ, और इन सब सेल्स के अंदर एक फिक्स्ड बाउंड होती है, एक फिक्स्ड डेंस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. न्यूक्लियस हमारे सेल को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाया जाता है. This nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. जो मैंने आप लोगों को बातें पहले बताई वही वहाँ यहाँ पे लिखी हुई है. ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम कंटेन करता है, जो कि बाद में ये क्रोमोसोम जो होता है वो आगे जाके एक जेनेटिक मटेरियल में बदल जाती है जिसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं. डीएनए क्या करता है तो उसकी फंक्शंस को हम लोग आगे देखेंगे. अभी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं. सेल्स दैट हैव एन मेम्ब्रेन bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. तो यहाँ पे एक नई बात आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि ये 9th-10th में पढ़ाया जाता है. तो सेल्स जिसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है मतलब उनके न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स किस में होता है तो एनिमल सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स हम लोगों को देखने को मिलता है. वेयर एज सेल्स दैट लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक. जबकि जो कुछ सेल्स होती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उनकी लैक होती है. लैक मतलब उनकी कमी होती है, वो उन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो
उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। In both prokaryotic and eukaryotic, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मतलब चिपचिपा पानी वाला पदार्थ, जैसे कि हम लोग जब पानी जैसे कि पानी में हम लोग चीनी को उबालते हैं ना, पानी में चीनी को डाल के उबालते हैं तो एक गाढ़ा टेक्सचर जैसा बन जाता है, उसी को सेमी फ्लूइड को वही सेमी फ्लूइड की तरह होता है। तो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये लगभग सेल का वॉल्यूम जो होता है वो साइटोप्लाज्म से ही भरा हुआ रहता है। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. साइटोप्लाज्म में ही जो मेन एक्टिविटी होता है, सेलुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, ये हम लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी या फिर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि सेलुलर एक्टिविटी जैसे कि रेस्पिरेशन, ये रिप्रोडक्शन, ये सब कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में ही होती है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, तो साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। The cytoplasm is the main arena of the, ये तो लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living organisms, और अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस इस साइटोप्लाज्म में होते रहती हैं जो कि मदद करते हैं इसको लिविंग स्टेट में रहने में। मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, इस तरह के कुछ कुछ प्रोसेसेस, केमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, ये होते रहता है साइटोप्लाज्म में, जो कि इसको लिविंग रहने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. अभी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में कि हाँ एक मेम्ब्रेन बाउंड या फिर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होती है हर सेल्स में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस को छोड़कर और भी अलग तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसकी एक स्ट्रक्चर फिक्स होती है। वो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब ये चारों तरफ इनके कोई प्रोटेक्शन के लिए ये किसी चीज़ से घिरे हुए नहीं रहते हैं, और ये सारे सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। तो ये सवाल पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती हैं, तो वो 3 चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाते हैं, साइटोप्लाज्म, और तीसरा है राइबोसोम। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also with the two organelles, chloroplasts in plants and mitochondria and on rough ear. यहाँ पे कहता है कि सिर्फ राइबोसोम्स नहीं है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसी 2 ऑर्गेनेल्स भी हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट मतलब देखिए क्लोरो, यहाँ पे आपको कलर की प्रोनाउंसिएशन आ रही होगी, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर देने में प्लांट्स में काम आता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईयर भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division. और एनिमल सेल्स कुछ एनिमल सेल्स में तो हम जाने ही कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और बट एनिमल सेल्स में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं
जैसे कि सेंट्रोसोम जो कि उनकी सेल डिवीजन में मल्टीप्लाई हेल्प करती हैं। सी फॉर सेंट्रोसोम, सी फॉर सेल डिवीजन। याद रखिएगा सेंट्रोसोम क्या में मदद करती है, तो सेल डिवीजन में मदद करती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर, इसको प्रोनाउंशिएट करता है इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे कहता है कि मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए के जगह पर जेनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए ना रहकर जेनोमिक डीएनए होता है। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इन स्मॉलर डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। ये जो प्लाज्मिक डीएनए है वो कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स दिखाती हैं। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज़। उनमें से एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना एंटीबायोटिक्स को। इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। आप लोग हायर क्लासेस में जानिएगा कि ये जो प्लाज्मिक डीएनए है ये मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को विथ फॉरेन डीएनए, मतलब प्लाज्मिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को डीएनए के फॉरेन डीएनए से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, मैंने पहले भी बता दिया है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स और सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अलावा ऐसा कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है जो कि प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक्स में कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज पाई जाती हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। और प्रोकैरियोटिक्स की कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम इनफोल्डिंग्स होती हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन्स की। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो लाइक और सब्सक्राइब, और मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स।